माही ने रणवीर की तरफ देखा। वो अभी भी सिसक रही थी। उसकी आंखों में उसकी नाराजगी साफ नजर आ रही थी। उसकी लंबी घनी पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी। दुनिया जहां की मासूमियत समाई थी उसकी आंखों में। रोने की वजह से उसके गाल और नाक बिल्कुल लाल हो गए थे। माही का गुस्सा उसे और भी हसीन बना रहा था। रणवीर एक टक अपनी खूबसूरत नाजुक सी एंजल की आंखों में देख रहा था, जो गुस्से में रणवीर की आंखों में देख रही थी। एक तरफ था हार्टलेस डेविल रणवीर, जो अपने जिद और जुनून में कब क्या कर जाए कोई नहीं कह सकता था। वहीं दूसरी तरफ थी नाजुक सी मासूम लड़की माही, जो अभी भी दुनिया के हर छल कपट से दूर थी। एकदम बच्चों जैसी मासूमियत थी उसमें। पर एक सच ये भी था कि डेविल रणवीर का दिल अपनी एंजल माही के लिए ही धड़कता था। अगर वो अपने गुस्से और जुनून में माही को हर्ट करता था तो उसे पूरी दुनिया की बुराई से बचाने का दम भी रखता था। माही के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ सकता था। माही ने उसे शिकायती लहजे में कहा, क्या देख रहे हो, जरूर यही सोच रहे होंगे ना कि अब किस बात पर गुस्सा करके माही को रुलाऊं। माही ऐसे बोलते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। माही की मासूमियत देख रणवीर ने मन ही मन कहा, उफ ये लड़की हाउ कैन इट बी सो क्यूट। रणवीर के मन में अब गुस्से की जगह प्यार ने जगह ले ली थी। रणवीर ने झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया। रणवीर के सीने से लगते ही माही अब बिलक कर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगीं। अगर माही को सबसे ज्यादा डर रणवीर से लगता था तो उसे सुकून भी रणवीर की बाहों में ही मिलता था। रणवीर की शर्ट माही के आंसुओं से पूरी भीग गई थी। जब माही को फिर से रणवीर का बिहेवियर याद आने लगा तो वो फिर से रणवीर को दूर धकेलने लगी। पर रणवीर ने भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था। माही रणवीर पर अपना पूरा गुस्सा निकाल रही थी। उसने रणवीर के सीने पर जोर से बाइट किया। रणवीर जानता था कि माही ऐसा ही करेगी, क्योंकि माही रणवीर पर अपना गुस्सा ऐसे ही निकालती थी किसी छोटे जिद्दी बच्चे की तरह। फिर रणवीर भी उसे अच्छे से हैंडल करना जानता था। माही के ऐसे बाइट करने से रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे ही आंखें बंद किए उसे होल्ड किए खड़ा रहा। रणवीर को बाइट करने के बाद माही ने उसकी तरफ देखा। रणवीर ने एक हाथ से उसके बालों को ठीक किया, फिर उसके गाल पर हाथ रख कर कहा, हो गया तुम्हारा, या अभी भी कुछ बाकी है। पर माही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। तो रणवीर ने उसे परेशान करने के लिए कहा, अगर तुम ऐसे ही नाराज रही ना तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा, वो भी ऐसे जंगल में जहां पर शेर हो। माही ने आंखें बड़ी कर रणवीर को देखा, अगर आपने ऐसा किया तो माँ आपको बहुत डांटेगी। रणवीर ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, हाँ तो मैं मॉम की डांट खा लूंगा, पर तुम सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। माही ने थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, आपको तो सिर्फ डांट पड़ेगी, पर मैं, तब मेरा क्या फायदा होगा, मैं तो मर जाऊंगी ना, शेर तो मुझे खा जाएगा ना। कहते हुए माही एक बार फिर रोने लगी। माही कभी रणवीर के मजाक समझ ही नहीं पाती थी, क्योंकि अक्सर रणवीर माही को परेशान करने के लिए काफी सीरियस होकर मजाक करता था। रणवीर को अब बहुत हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे रो मत, वैसे भी पूरी दुनिया में एक ही शेर तुम्हारा शिकार कर सकता है और वो मैं हूं, और तुम मेरा शिकार। कहकर उसने माही के गालों पर बाइट कर दिया। माही मुंह फुलाकर उसे घूर रही थी। आप हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। फिर माही ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं अभी भी आपसे गुस्सा हूं और पूरे 3 दिन तक आपसे बात नहीं करूंगी, और अभी पूरे 3 दिन नहीं हुए हैं, समझे। रणवीर ने माही को आंखें छोटी कर घूरा, फिर पूछा, मतलब। तब तक रणवीर माही को गोद में उठाकर बेड तक ले आया और माही को बेड पर लेटा दिया और उसके पास बैठकर अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाकर उसके ऊपर झुककर उसे देखते हुए पूछा, 3 दिन तक तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगी जान। माही ने कहा, क्योंकि दादी ने बताया था। जब दादाजी उन पर गुस्सा करते थे तो वो भी 2-3 दिन तक उनसे बात नहीं करती थी और दादाजी उन्हें मनाते थे। फिर मैं भी तो आपकी पत्नी हूं ना, तो मैं भी अब ऐसा ही करूंगी जब तक आप मुझे नहीं मनाते। माही ने अपनी लंबी पलकें झपकाते हुए कहा।
माही की बात सुनकर रणवीर ने मन ही मन सोचा, ये दादी भी ना मेरी मासूम सी बीवी को बिगाड़ रही है। फिर माही के चेहरे के और करीब आकर कहा, तो मेरी बीवी चाहती है कि मैं उसे मनाऊं। हम्मम। माही ने रणवीर के सीने पर अपने हाथ रख उसे दूर करते हुए कहा, हाँ। और तब तक आप मेरे करीब भी नहीं आ सकते और ना ही मुझे किस कर सकते हैं। हम डॉट तो ये सजा सोची है तुमने मेरे लिए, पर एक छोटी सी किस तो बनती है ना। रणवीर उसके होंठों पर झुकते हुए बोला। माही ने जल्दी से अपने होंठों पर अपना हाथ रखा और न में सिर हिलाया। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और बेड से उठ गया और माही को देखकर ना में सिर हिलाया और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद रणवीर चेंज करके आया तो देखा माही ने बेड के बीच में पिलो की एक वॉल बना रखी है। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर माही को घूरा और फिर बेड के दूसरी तरफ आकर लेट गया। माही का फेस उसकी तरफ था। रणवीर ने पिलो हटाते हुए कहा, यार, कम से कम हम पास पास सो तो सकते हैं ना। माही ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, नहीं, मतलब नहीं। रणवीर इरिटेट होकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। दूसरे दिन सुबह फोन के अलार्म से रणवीर की नींद खुली। रणवीर ने आंखें बंद किए हुए ही साइड टेबल से फोन लेकर अपना अलार्म बंद किया और जैसे ही वो उठने लगा उसे अपने ऊपर वजन महसूस हुआ। उसने सिर उठाकर देखा। माही सुकून से उसके ऊपर सो रही थी। माही को ऐसे सोता देख रणवीर हंसते हुए अपने फोरहेड को रगड़ने लगा। फिर उसने माही के बालों को सहलाया और उसे धीरे से अपने बगल में लेटा दिया। माही के चेहरे को देख रणवीर को उसकी वार्निंग याद आ गई। उसने स्माइल करते हुए उसके होंठों को किस किया, पर कुछ देर की किस के बाद माही नींद में कसमसाने लगी तो रणवीर को उसे जल्दी ही छोड़ना पड़ा। रणवीर ने उसे अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर ने जब शॉवर लेने के लिए अपनी टी शर्ट रिमूव की तो उसकी नज़र अपने सीने पर बने बाइट के निशान पर गई, जो अब हल्का पर्पल रंग का हो गया था। उसे छूते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रणवीर के मुंह से निकला, माई लिटिल वाइल्ड कैट। उफ, योर टेम्पर इज रियली वाइल्ड। कुछ देर में रणवीर शॉवर लेकर बाहर आया। माही जाग गई थी। माही ने एक नज़र रणवीर को देखा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। माही जब शॉवर लेकर बाहर आई तब तक रणवीर रेडी हो चुका था। माही ने उसे देखा और ड्रेसिंग के आगे जाकर अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। रणवीर उसके पास आया और उसकी मांग में सिंदूर लगाकर कहा, बस आज की रात और फिर कल तुमसे पूरी 3 रातों का बदला लूंगा। फिर उसके कान के पास आकर उसकी नेक पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, मैं भी हिसाब का पूरा पक्का हूँ। कहकर रणवीर ने माही की आंखों में देखते हुए उसे फ्लाइंग की दी और रूम से बाहर चला गया। रणवीर डाइनिंग टेबल पर बैठकर पूरी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहा था। दादी को देख उसके मन में एक खुराफात आई। उसने मन ही मन कहा, दादी, मेरी बीवी को आपने ही आइडिया दिया था न मुझसे बात न करने का, अब दादाजी से आपकी क्लास लगवाता हूँ। सोचते हुए उसके होंठों पर एक शरारती स्माइल आ गई। रणवीर ने एक ब्रेड का स्लाइस उठाते हुए कहा, दादी, राकेश बता रहा था कि आपने कल ही रसगुल्लों के 3 पैक मंगवाए थे, वो भी सीक्रेट तरीके से। रणवीर की बात सुनकर दादी को एकदम से खांसी आ गई। उन्होंने पानी पीते हुए अपने कुक राकेश को घूरा। राकेश बेचारों वाली शक्ल बनाकर दादी को देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर दादी ने दादाजी की तरफ देखा जो अपनी आंखें छोटी कर उन्हें ही घूर रहे थे। दादाजी ने अपनी रोबीली आवाज में पूछा, पिछले हफ्ते ही आपका शुगर लेवल हाई था ना? दादी ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, वो तो मैंने बच्चों के लिए मंगवाए थे। तभी रूही बोली, पर दादी आपने हमें तो दिए ही नहीं। रणवीर ने भी ब्रेड बटर खाते हुए कहा, हाँ दादी, मैं तो वैसे भी मीठा नहीं खाता। रुद्र और वेदांत तुमने तो खाए ही होंगे ना? दोनों ने भी न में सिर हिलाया। अब दादी को माही से उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से माही को देखा। माही ने अपनी आंखें छोटी कर रणवीर को घूरा तो रणवीर भी डेविल स्माइल के साथ उसे देखने लगा। माही ने दादाजी से कहा, दादाजी वो मैंने ही दादी से कहा था रसगुल्ले के लिए।
क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है ना, और रात को मुझे मीठा खाने आदत है ना, इसलिए। माही ने रणवीर को एक फेक स्माइल दी। दादी तो मन ही मन अपनी पोता बहू की बलाइयां ले रही थी और अपने पोते पोतियों को देखकर मन ही मन बोली, सारे के सारे नालायक है मेरे पोते भी और पोती भी, एक बार इनके दादाजी को जाने दो, फिर देखती हूँ इन सबको। कुछ देर बाद का सीन। रणवीर सोफे के आसपास भागते हुए अपनी दादी की छड़ी से बच रहा था और दादी उसके पीछे पीछे अपनी छड़ी लिए भाग रही थी। दादी, दादी क्या कर रही है? लग जाएगी, रणवीर भागते हुए बोला। रुक नालायक, मेरी चुगली करेगा, अभी बताती हूँ तुझे, दादी ने उसके पीछे भागते हुए कहा। माही बीचों बीच सोफे पर बैठी हुई रसगुल्ले खा रही थी। उसने भी एक रसगुल्ला मुंह में डालते ही कहा, हाँ दादी, मेरी तरफ से भी एक मारना, बड़ा परेशान कर रखा है मुझे भी। वही एक साइड रूही, रुद्र और वेदांत खड़े हुए ये सारा तमाशा देख रहे थे। वेदांत ने धीरे से कहा, चुपचाप यहाँ से खिसक लेते हैं वरना दादी का आशीर्वाद हम पर भी बरसेगा, इसीलिए वो तीनों चुपचाप वहाँ से निकल गए। माही दादी से बोली, दादी और मारो। रणवीर ने माही को धमकी देते हुए कहा, माही, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। माही ने दादी से कहा, दादी देख लो, आपके सामने ही मुझे धमकी दे रहे हैं, कहकर माही ने एक रसगुल्ला और मुंह में ठूंस लिया। रुक नालायक, बच्ची को डराता है, तुझे तो आज मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, दादी ने कहा और एक छड़ी रणवीर को लगा दी। रणवीर ने उनकी मार से बचते हुए कहा, दादी, बस भी करो न, और कितना मारोगी? दादी रणवीर के पीछे पीछे भागते हुए थक गई और माही के पास बैठ गई। माही ने रसगुल्ले का बाउल टेबल पर रखा और दादी को हग करते हुए बोली, दादी आज तो मजा ही आ गया, अच्छा सबक सिखाया। तभी रणवीर ने जाते हुए माही को देख लेने का इशारा किया। माही ने फिर कहा, दादी, ये फिर मुझे डरा रहे हैं। दादी ने रणवीर को देखते हुए कहा, रणवीर, तुझे तो आज मैं घर में घुसने नहीं दूंगी, अगर माही को डराया तो। फिर दादी ने माही से कहा, ये बचपन से ही सबसे ज्यादा शैतान था, मुझसे सबसे ज्यादा मार इसी ने खाई है। मतलब रणवीर की हरकतें बचपन से ही ऐसी थी। फिर माही ने दादी से कहा, दादी, मैंने दादाजी के सामने कह तो दिया कि वो रसगुल्ले मैंने मंगवाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मीठा खाना शुरू कर दे, आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए अब वो सारे रसगुल्ले मैं खाऊंगी, कहकर माही ने एक और रसगुल्ला अपने मुंह में डाल लिया। दादी ने माही को थोड़ा मस्का लगाते हुए कहा, माही, मेरा बच्चा डॉट बस एक ही दे दे। माही ने कहा, ठीक है, सिर्फ एक ही दूंगी, कहकर उसने एक रसगुल्ला दादी के मुंह में डाल दिया। प्रिया कॉलेज जाने के लिए अपनी स्कूटी से घर से निकली, पर आधे रास्ते में ही उसकी स्कूटी खराब हो गई। वो अपनी स्कूटी को किक मारते हुए बोली, धोखेबाज कहीं की, तुझे पता भी है तेरी वजह से मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। प्रिया जैसे तैसे घसीटकर उसे मैकेनिक की दुकान तक लाई और उसे वहीं छोड़कर बस स्टॉप पर बस का वेट करने लगी। तभी उसके आगे एक बड़ी सी ब्लैक कार आकर रुकी। जब उस गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो उसने उसमें बैठे शख्स को देखकर भी इग्नोर किया। वो ऐसे जता रही जैसे उसने उसे देखा ही नहीं, क्योंकि गाड़ी में वेदांत था। वेदांत ने उसे अपने पास बुलाया तो उसने उसकी आवाज न सुनने का नाटक किया और दूसरी तरफ देखने लगी। वेदांत ने कहा, चुपचाप गाड़ी में बैठ रही हो या नहीं, कि गोद उठाकर बैठा दूं? प्रिया ने मन ही मन सोचा, ओ गॉड, कहीं ये साइको सच में ऐसा कर न दे। उसने जल्दी से एक बाइक वाले से लिफ्ट ली और उसके पीछे बैठकर चली गई। वेदांत ने गुस्से में अपना हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पर मारा, इसे तो मैं, कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में उसने गाड़ी उस बाइक वाले के आगे रोकी और गाड़ी से बाहर आकर प्रिया का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए ले जाने लगा। अरे कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? प्रिया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। वहां आसपास लोगों की भीड़ लगने लगी। एक आदमी आगे आया और कहा, अरे ऐसे लड़की को जबरदस्ती कहाँ ले जा रहे हो? प्रिया ने रुआंसा होते हुए कहा, अंकल मैं इसे नहीं जानती, ये मुझे जबरदस्ती पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं।
वेदांत ने प्रिया को घूर कर देखा और उसके करीब जाकर कहा, तुम बिना ड्रामा किए गाड़ी में नहीं बैठ सकती क्या? प्रिया ने भी एटीट्यूड से कहा, और तुम मुझे परेशान किए बिना नहीं रह सकते क्या? वहां आसपास लोगों की भीड़ लगने लगी। एक आदमी आगे आया और कहा, अरे ऐसे लड़की को जबरदस्ती कहाँ ले जा रहे हो? प्रिया ने रुआंसा होते हुए कहा, अंकल मैं उसे नहीं जानती। ये मुझे जबरदस्ती पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। वेदांत ने प्रिया को घूर कर देखा और उसके करीब जाकर कहा, तुम बिना ड्रामा किए गाड़ी में नहीं बैठ सकती क्या? प्रिया ने भी एटीट्यूड से कहा, और तुम मुझे परेशान किए बिना नहीं रह सकते क्या? अब आगे। प्रिया की बात सुनकर वेदांत ने उसे एक तिरछी स्माइल के साथ देखा और उसके कान के करीब धीरे से कहा, अब बताता हूं कि परेशान करना किसे कहते हैं। वेदांत ने उस आदमी से कहा, देखिए, ये हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है, आप बीच में ना ही बोले। वेदांत की बात सुनकर उस आदमी ने दोनों को घूर कर देखा। वहीं प्रिया मुंह खोले वेदांत को देखने लगी। उसने जल्दी से कहा, कौन पति और किसकी पत्नी? अंकल मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। मुझे तो लगता है इसका लड़कियों को किडनैपिंग करने का लेटेस्ट तरीका है। वेदांत ने उसे कमर से पकड़कर बड़े प्यार से कहा, अरे स्वीट हार्ट गुस्सा छोड़ दो ना, मैंने तुम्हें शॉपिंग कराने से मना कर दिया तो तुम इतना नाराज हो गई कि मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। चलो हम अभी शॉपिंग के लिए चलते हैं, कहकर वो उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। तो प्रिया उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। अरे अंकल आप देख क्या रहे हैं, मेरी हेल्प कीजिए ना, प्रिया जोर से चिल्लाते हुए बोली। तभी वो आदमी बोला, बेटा, पति पत्नी के झगड़े घर में ही सुलझाने चाहिए। मेरी पत्नी भी ऐसे ही नाराज हो जाती है जब मैं उसे शॉपिंग पर नहीं ले जाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर प्रिया का मन हुआ कि वो अपना सिर फोड़ ले। इससे पहले कि प्रिया उस आदमी को कोई जवाब दे पाती, वेदांत ने उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर धकेल दिया और डोर बंद कर दिया और जल्दी से आकर दूसरी तरफ से बैठ गया। प्रिया बार बार डोर खोलने की कोशिश करते हुए बोली, तुम एक नंबर के साइको हो, डोर ओपन करो। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। पर वेदांत को तो जैसे उसकी किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी गाड़ी स्पीड से आगे बढ़ा दी। प्रिया ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, चुपचाप गाड़ी रोको, नहीं तो मैं विंडो का ग्लास खोलकर चिल्लाऊंगी कि तुम मुझे किडनैप करके ले जा रहे हो। वेदांत ने कहा, ठीक है चिल्लाओ, अब तो मैं तुम्हारा किडनैप ही कर रहा हूं। कहते हुए उसने प्रिया को देखकर अपनी एक आई विंक की। प्रिया ने घबराते हुए कहा, क्या अब तुम सच में मेरा किडनैप करने वाले हो? प्रिया की बात सुनकर वेदांत ने उसे डेविल लुक दिया और गाड़ी कॉलेज के रोड से किसी और ही रोड पर मोड़ दी। प्रिया ने विंडो से बाहर देखा तो वो रास्ता अलग था। उसने स्टीयरिंग को पकड़ लिया और घुमाते हुए बोली, गाड़ी रोको, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। अब प्रिया के ऐसा करने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने लगा। वेदांत उसके हाथ को हटाते हुए बोला, क्या कर रही हो इडियट, हटाओ अपना हाथ। अब दोनों में ही स्टीयरिंग को पकड़कर छीना झपटी होने लगी। तभी वेदांत की नज़र सामने गई और उसने झटके से गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। झटके से गाड़ी रुकने की वजह से प्रिया आगे की तरफ झुक गई। लेकिन उसे कोई चोट नहीं लग पाई क्योंकि वेदांत ने उसके फॉरहेड के आगे अपना हाथ कर लिया था और प्रिया का सिर वेदांत के हाथ पर जाकर टकराया। उसके सारे बाल उसके चेहरे के सामने आ गए। कुछ देर के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसने जल्दी से अपने चेहरे से अपने बालों की हटाया और वेदांत की तरफ देखा, जो जलती नज़रों से उसे ही घूर रहा था। उसने अपनी लार निगलते हुए मन ही मन सोचा, जाग गया राक्षस, अब ये नहीं छोड़ने वाला। उसने उसे एक फेक हंसी के साथ देखा और कहा, क्या करते हो, गाड़ी ढंग से चलाया करो ना। वेदांत ने गुस्से से कहा, तुम पागल लड़की, गाड़ी से बाहर निकलो, कोई हमारी गाड़ी से टकरा गया है। कहते हुए उसने गुस्से से अपनी सीट बेल्ट उतारी और गाड़ी से बाहर निकल गया। प्रिया ने जब उसकी बात सुनी तो वो भी जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकली। बाहर आदमी अपना पैर पकड़कर बैठा था। प्रिया ने घबराते हुए जल्दी से कहा, अंकल क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना? वेदांत ने उसे देखकर कहा,
दिख नहीं रहा, उसका पैर टूट गया। वो आदमी कराहते हुए बोला, हाय, मुझे तो लगता है कि मैं अपाहिज हो जाऊंगा। क्या होगा मेरे बीवी बच्चों का, अब मेरी रोजी रोटी का इंतजाम कौन करेगा? सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। प्रिया ने कहा, देखिए अंकल, हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलेंगे, पर आप ये मत कहिए कि एक्सीडेंट हमारी वजह से हुआ है। आपसे किसने कहा था हमारी गाड़ी के आगे आने के लिए? वेदांत ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम अपना मुंह बंद करो। तो प्रिया ने उसे कहा, सही तो कह रही हूं मैं। तो वो आदमी बोला, अरे, मैं तो सड़क के किनारे चल रहा था, तुम्हारी गाड़ी ही आकर मुझसे टकराई। उसकी बात सुनकर प्रिया बेचारों वाली शक्ल बनाकर वेदांत की तरफ देखने लगी। वेदांत ने उसे देखकर अपना सिर न में हिलाया और उस आदमी को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। प्रिया अभी भी बाहर ही खड़ी हुई थी। वेदांत ने उसे देखकर गाड़ी का हॉर्न बजाया तो प्रिया जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। उस आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। कुछ टेस्ट के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी टांग में फ्रैक्चर है। वेदांत ने उसके सारे बिल पे किए और उसके घरवालों को इन्फॉर्म किया। प्रिया को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके वजह से किसी को चोट लग गई। वो अब वेदांत से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वेदांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस गाड़ी के पास ले आया। प्रिया अभी भी अपना सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे अपनी सजा का इंतजार कर रही थी। वेदांत अपने दोनों हाथ बांधे उसे देख रहा था। प्रिया ने सिर उठाकर वेदांत को देखा, पर जब उसकी नजरें वेदांत की गुस्से भरी नजरों से मिली तो उसने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली और अपने कान पकड़कर कहा, सॉरी, मैं तो सिर्फ गाड़ी रोकना चाहती थी, पर गलती से एक्सीडेंट हो गया। वेदांत ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। तभी प्रिया ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? वेदांत ने उसे एक कोल्ड लुक देते हुए कहा, कहाँ न गाड़ी में बैठो, मतलब बैठो, अब एक और शब्द नहीं, कहकर वो अपनी सीट की तरफ चला गया। प्रिया भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। उसकी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी वेदांत से कुछ कहने की। फिर उसने थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहा, अब तुम मुझे घर छोड़ दो, वैसे भी अब कॉलेज जाने का टाइम तो रहा नहीं। पर वेदांत ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। प्रिया ने जब विंडो से रास्ता देखा तो मन ही मन सोचा, अब ये कौन सा रास्ता है? ये मेरे घर का रास्ता तो नहीं लग रहा। वेदांत ने गाड़ी ड्राइव करते हुए ही कहा, क्योंकि हम तुम्हारे घर नहीं जा रहे हैं। प्रिया ने पूछा, फिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वेदांत ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, यू शुड गेट योर पनिशमेंट। प्रिया ने कहा, देखो मैंने सॉरी बोला तो है ना, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं, कुछ और चाहिए? वेदांत ने उसे परेशान करने के लिए कहा। प्रिया ने कंफ्यूजन से उसे देखते हुए पूछा, कुछ और क्या? तो वेदांत ने उसे तिरछी नजर के साथ ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखा। तो प्रिया उसकी नजरों को समझ के पीछे खिसकते हुए बोली, तुम गुंडे कहीं के, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया न तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सुना तुमने? तब तक गाड़ी एक फार्म हाउस पहुंच गई। प्रिया की आंखें बाहर देखकर बड़ी हो गई। उसने मन ही मन कहा, ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। प्रिया भाग जल्दी से। इससे पहले कि वेदांत प्रिया की साइड पहुंचता, प्रिया जल्दी से डोर ओपन कर बाहर की तरफ भागी। पर वेदांत ने फुर्ती से उसे जाकर पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। प्रिया उस पर अपने मुक्के बरसाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, ये कहाँ ले आए तुम मुझे? मम्मी बचाओ। पर वेदांत को जैसे उसकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसे उठाकर अंदर एक रूम में ले आया और बेड पर पटक दिया। प्रिया ने वेदांत की तरफ देखा और पीछे खिसकते हुए बोली, देखो, मैं कह रही हूं, तुमने मुझे हाथ भी लगाया न तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वेदांत ने अपना कोट उतारते हुए कहा, अच्छा तो मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे लेती हो मेरी जान। पहले तो मैं तुम्हें सीधा सीधा कॉलेज छोड़ने के लिए लिफ्ट दे रहा था, पर नहीं,
तुम्हें तो हमेशा की तरह आफत मचानी होती है। प्रिया ने उसकी तरफ पिलो फेंकते हुए कहा, हाँ तो मैंने कौन सा तुमसे लिफ्ट मांगी थी? वेदांत ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, मुझसे लिफ्ट लेने में दिक्कत है लेकिन किसी अनजान की बाइक पर बैठकर जाने में कोई परेशानी नहीं है। कहते हुए उसने प्रिया के पैर खींचकर उसे अपनी तरफ किया और उसके ऊपर आ गया। प्रिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, देखो तुम ऐसा मत करो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। वेदांत ने उसके हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिए और एक हाथ से उसके गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया और एक डेविल हंसी के साथ कहा, तो शुरू करें। कुछ ऐसा वैसा कहकर वो उसके होंठों पर झुकने लगा। प्रिया पूरी कोशिश कर रही थी अपने चेहरे को इधर उधर करने की, पर वेदांत की पकड़ उस पर बहुत ही मजबूत थी। प्रिया ने उसके सीने पे हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, देखो तुम ऐसा मत करो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। वेदांत ने उसके हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर बेड पर प्रेस कर दिए और एक हाथ से उसके गालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया और एक डेविल हंसी के साथ कहा, तो शुरू करें। कुछ ऐसा वैसा कहकर वो उसके होंठों पर झुकने लगा। प्रिया पूरी कोशिश कर रही थी अपने चेहरे को इधर उधर करने की, पर वेदांत की पकड़ उस पर बहुत ही मजबूत थी। अब आगे वेदांत उसके चेहरे के एकदम करीब था और उन दोनों के होंठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। प्रिया ने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसे अपने चेहरे पर वेदांत की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उसका पूरा चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था, जो इस वक्त वेदांत को बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। प्रिया के इतने करीब होने से वेदांत अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पहले तो वो ये सब सिर्फ प्रिया को परेशान करने के लिए कर रहा था, लेकिन अब प्रिया की करीबी ने उसे सिड्यूस करना शुरू कर दिया था। प्रिया के चेरी जैसे होंठ को गालों को कसकर पकड़ने की वजह से हल्के खुल गए थे। वेदांत को बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे थे। उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रख उसे किस करना शुरू कर दिया। प्रिया कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज उसके मुंह में ही दबकर रह गई। उसने गुस्से से वेदांत के निचले होंठ को जोर बाइट कर लिया, जिससे वेदांत कुछ वक्त के लिए रुका, लेकिन वो उससे दूर नहीं हुआ। उसने उसे फिर से किस करना शुरू कर दिया लेकिन पहले जहां वो काफी सॉफ्टली किस कर रहा था, पर अब वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। वो किस के साथ प्रिया के होंठों को बाइट भी कर रहा था और उसका एक हाथ प्रिया की कमर को सहला रहा था। प्रिया की ऐसा लग रहा था जैसे आज वेदांत उसके होंठों को खा ही जाएगा। वो मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया जो मेरा पाला इस साइको से पड़ गया। तभी उसे याद आया कि उसने तो सबसे पहले अपना ही चेहरा देखा था फोन में एक सेल्फी लेने के चक्कर में। उसे अपने होंठों पर काफी दर्द हो रहा था। अब उसे सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही थी। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। पर वेदांत ने उसे तब तक किस किया जब तक वो खुद इस किस से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने प्रिया के होंठों को छोड़ा और लंबी लंबी सांस लेते हुए प्रिया को देखा। प्रिया के होंठ बिल्कुल लाल हो गए थे और उसके होंठ बाइट करने की वजह से हल्के से कट गए थे। वेदांत ने अपने अंगूठे से उसके होंठों पर लगे ब्लड को साफ किया। खुद प्रिया की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। उसने तो सोच लिया था कि आज तो वो पक्का मरने वाली है। उसने वेदांत को अपने ऊपर से धक्का दिया और बैठकर अपनी सांस नॉर्मल करने लगी। इस दौरान वो वेदांत को गुस्से से घूर रही थी। वेदांत प्रिया बगल में ही बेड पर लेटे गया और अपना एक हाथ अपने सिर के नीचे रख शरारती हंसी के साथ उसे देखने लगा। उसकी हंसी देख प्रिया का पारा हाई होने लगा। उसने बेड से पिलो उठाकर वेदांत को मारते हुए कहा, तुम साइको कहीं के मारने का इरादा था क्या? अगर मैं मर जाती तो अभी मेरी उम्र ही क्या है? वेदांत ने हंसते हुए प्रिया को अपने ऊपर खींच लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, किससे भी कोई मरता है क्या? और वैसे भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अभी तो तुम्हें मुझे पूरी उम्र झेलना है। प्रिया ने उसके ऊपर से उठने की कोशिश, लेकिन वेदांत ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया। प्रिया ने गुस्से से कहा, मैं क्यों झेलने लगी? पूरी उम्र तुम्हें। वेदांत ने उसे पलटकर अपने नीचे कर लिया और फिर उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, क्योंकि तुम ही बनोगी मेरी फ्यूचर वाइफ।
प्रिया चिढ़ते हुए उसे दूर करते हुए बोली, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। प्रिया की बात सुनकर वेदांत ने उसके गाल पर बाइट किया और कहा, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। फिर उसके बालों को सहलाते हुए, अभी तुम्हारी एज कम है लेकिन जब तुम 21 की हो जाओगी तभी मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा, और मेरी मर्जी का क्या अगर मैं तुमसे शादी न करना चाहूं तो वेदांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी बेबी यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, सो प्रिपेयर योर सेल्फ इन द टाइम गिवन टू यू। कहते हुए उसने एक जुनून के साथ उसकी आंखों में देखा। प्रिया को अब वेदांत से डर लग रहा था पर उसने अपना डर अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया और थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, देखो तुम मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, पर तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे? कहकर उसने वेदांत को धक्का दिया और बेड से उठ गई। ऐसा नहीं था कि प्रिया के करीब होने से वेदांत का मन ही बेचैन होता था। प्रिया भी वेदांत के इतने पास होने से अनकंफर्टेबल होने लगती थी। उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती थी। वेदांत का टच उसकी पूरी बॉडी में एक सिहरन सी पैदा कर देता था और वेदांत की तरफ पीट करके खड़ी हो गईं। तभी उसे अपनी नेक पर गर्म सांस का एहसास महसूस हुआ। वेदांत ने उसकी कमर पकड़ उसे पीछे से हग कर लिया और अपने होंठ उसकी नेक पर फिरते हुए कहा, जान, तुम्हें जो करना हो कर लेना, पर शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, क्योंकि मैं किसी और को तुम्हारी लाइफ में आने ही नहीं दूंगा। और अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी कि कोई और तुम्हारे करीब आने की या तुमने किसी और के करीब जाने को कोशिश की है तो पता है ना मैं क्या करूंगा। कहकर उसने प्रिया की नेक को जोर से बाइट कर लिया, जिस वजह से प्रिया के मुंह से चीख निकल गई, आह! पर उससे भी ज्यादा उसे वेदांत की वार्निंग परेशान कर रही थी। वेदांत ने उसे कंधे से पकड़ अपने सामने किया और कहा, अब चले घर। प्रिया ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया तो वेदांत ने उसका हाथ पकड़ा और रूम से बाहर निकल गया। कॉलेज में माही अपने लिए कुछ बुक्स लेने लाइब्रेरी गई। वो अपनी बुक्स ढूंढने में बिजी थी कि तभी उसके हाथ में पकड़ी हुई बुक्स गिर गई। वो उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकती तभी एक लड़के ने बुक्स उठाना शुरू कर दिया और माही को पकड़ा दी। माही ने स्माइल करते हुए उसे थैंक्स कहा और आगे बढ़ गई। तभी उस लड़के ने उसे पीछे से आवाज दी, सुनिए। माही ने उसकी आवाज सुनकर पलटकर उसे सवालिया नजरों से देखा। वो लड़का देखने में काफी चार्मिंग था। उम्र करीब 22 साल थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मैं अंकित हूँ। आपका नाम क्या है? माही उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी लेकिन वो रूड भी नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया, मेरा नाम माही है। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे अभी जाना होगा। कहकर माही जल्दी से वहां से निकल गई। अंकित उसे तब तक देखता रहा जब तक माही उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसने स्माइल करते हुए अपने बालों में अपना हाथ फेरा और उसके होंठों से निकला, माही नाइस नेम। माही का कॉलेज खत्म होने ही वाला था कि रणवीर का मैसेज आया कि वो उसे लेने आ रहा है। माही और रूही मैन गेट के पास खड़ी होकर रणवीर का वेट करने लगी। उन्हें वेट करते हुए सिर्फ 5 मिनट ही बीते थे। कुछ ही देर में रणवीर की गाड़ी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों ही जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गईं। रूही ने गाड़ी में बैठते ही कहा, भाई, मुझे आइसक्रीम खानी है, चलिए ना। माही ने भी रूही का साथ दिया। दोनों ही रणवीर से जिद करने लगीं तो रणवीर ने कहा, ओक फाइन, चल रहे हैं आइसक्रीम खाने। कुछ ही देर में तीनों आइसक्रीम पार्लर में बैठे हुए थे। उस आइसक्रीम पार्लर में अलग अलग प्राइवेट कैबिन बने हुए थे, जहां माही और रूही दोनों ही अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। रणवीर अपने फोन में मेल चेक कर रहा था। बीच बीच में रणवीर माही को भी देख रहा था। आइसक्रीम खाते हुए उसके फेस पर बड़े ही क्यूट एक्सप्रेशन आ रहे थे, जिसे देख रणवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। रूही ने जल्दी से अपनी आइसक्रीम खत्म की और रणवीर से बोली, भाई, मैं चॉकलेट लेकर आती हूँ।
कहकर वो जल्दी से उठकर बाहर जाने लगी तो माही ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, रूही मेरे लिए भी रुको, मैं भी आ रही हूँ। कहकर वो जैसे ही खड़ी होने लगी तो रणवीर ने उसे हाथ पकड़कर वापस बैठाते हुए कहा, रूही ले आएगी, तुम बैठो। फिर उसने रूही को जाने का इशारा किया। रूही ने हाँ कहा और भाग गई। रणवीर भी कुछ वक्त माही के साथ अकेले बिताना चाहता था। माही फिर से अपनी आइसक्रीम पर फोकस करने लगी और रणवीर प्यार से उसे देखने लगा। माही ने जब रणवीर को ऐसे अपने आप को देखते हुए देखा तो उसने कहा, तुम्हें भी खानी है क्या आइसक्रीम? पर मैं अपनी नहीं दूंगी, तुम दूसरी मंगवा लो। फिर आइसक्रीम खाते हुए बोली, मैं अपनी आइसक्रीम किसी के साथ शेयर नहीं करती। कहते हुए माही ने किसी छोटी बच्ची की तरह आइसक्रीम को अपने करीब कर लिया। माही की ऐसी हरकत देख रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, जान, मैं तो अब यही आइसक्रीम टेस्ट करूंगा। कहते हुए रणवीर अपनी जगह से उठा और माही की चेयर पर झुकने लगा। माही अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। इससे पहले कि माही कुछ समझती रणवीर ने उसके चेहरे पर झुककर उसके होंठों के आसपास लगी आइसक्रीम को लिक करने लगा और कुछ देर बाद उसने माही के होंठों पर एक लाइट किस किया और वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। माही तो अभी भी फ्रीज होकर बैठी हुई थी। तभी रूही की आवाज से वो वापस अपने होश में आई तो देखा रूही चॉकलेट्स का अच्छा खासा स्टॉक लेकर आई थी। माही ने अभी तक अपनी आइसक्रीम खत्म कर ली थी। तो रणवीर ने कहा, अब चले या कुछ और भी लेना है? रूही ने जल्दी से कहा, नहीं भाई अब घर चलते हैं। कहते हुए वो बाहर जाने लगी। माही भी जाने के लिए अपनी जगह से खड़ी हुई तो रणवीर ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब किया। फिर उसे एक शरारती स्माइल के साथ देखते हुए कहा, वैसे आइसक्रीम काफी अच्छी थी। कहकर उसने अपनी एक आंख विंक की और उसका हाथ पकड़ बाहर आ गया। जंगल में वेदांत अपनी गाड़ी की बोनेट को खोलकर कुछ चेक कर रहा था और प्रिया उसके पास खड़ी देख रही थी। प्रिया के चेहरे से उसकी परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, वेदांत कितना टाइम लगेगा? शाम होने वाली है। वेदांत ने उसे एक नज़र देखा और फिर से गाड़ी के इंजन को चेक करते हुए कहा, देख तो रहा हूं। तुम थोड़ी देर चुपचाप खड़ी नहीं हो सकती क्या?